एसएससी की इस सीरीज में जो है 15 क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं और ये 15 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इन प्रश्नों को बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इजीली जो है आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन ईलर थ्योरम का जो है क्वेश्चन है 5 टू पावर ऑफ 102 को 103 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या होगा? 103 एक अभाज्य संख्या इन्होंने पहले से ही दे रखा है, तो हमने यहाँ पे दे रखा है ये 5 टू द पावर ऑफ 102 ये दिया गया है, ठीक है। ईलर थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पे जो 5 टू द पावर ऑफ 100 यहाँ पे 103 माइनस 1 ये तो इसको लिख सकते हैं 503 1 मतलब -1। इसकी लेंथ को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब जो है इतनी लेंथ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 5 टू पावर ऑफ 103 माइनस 1। इसको जब डिवाइड करेंगे 103 से तो रिमाइंडर जो बचता है वो 1 बचता है। ये ईलर थ्योरम कहती है रिमाइंडर जो बचता है वो 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पे 1 रिमाइंडर आता है तो इसका जो आंसर आने वाला है वो फर्स्ट आने वाला है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यदि किसी डेटा का माध्य 40 है, उसका मानक विचलन जो है वो 8 है, तो उसका विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन उसका पता करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन उसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है, और इंटू 100 अपान उसका जो मीडियन है मतलब माध्य विचलन जो मतलब डेटा का माध्य कितना है, तो ये माध्य इतना हो गया। तो 8 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में, मतलब 20% जो है उसका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन जो है वो 20% जो है वो सही उत्तर इसका बताएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला क्वेश्चन मेंस लेवल का ये प्रश्न है। कह रहे हैं एक परीक्षा में 25% छात्र अंग्रेजी में, 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए तो 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए 50% तो दोनों में मतलब इंग्लिश में उत्तीर्ण हो गए और अंग्रेजी में, और 40% किस में अनुत्तीर्ण हुए, वो गणित में अनुत्तीर्ण हुए। प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन देंगे हम, प्लस का नहीं देंगे। और अनुत्तीर्ण कितने हुए, 15% जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, इसमें भी अनुत्तीर्ण हुए तो इसमें भी अनुत्तीर्ण, तो किसी एक में से घटा देते हैं। तो इसमें से अगर जो घटा दें, इसमें से घटा देते हैं 15, तो बचता कितना है यहाँ पे 25। कितना बचेगा 25। अब ये 50 और 25 मतलब 75% छात्र जो है वो फेल हुए हैं। 75% छात्र फेल हुए, टोटल 100% थे। अब 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25% इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 3 अलग अलग जो है संभावित प्रतिशत लाभ दर्शाती है। यदि वर्ष 2025 में कंपनी का कुल व्यय जो है 40 लाख रुपए था तो उस कंपनी की कुल आय आपको बतानी है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो 40 लाख रुपए इन्होंने बता दिया है। तो आपको लाभ यहाँ पे दे रखा है पहले से ही, 2025 में 25% का लाभ हुआ। अब दोस्तों ध्यान रखना, जितना पैसा कंपनी लगा देगी, मान लो 100 रुपया कंपनी ने लगाया, 25% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो ये जितना लगाया ये खर्चा है। ये क्या है, खर्चा है, ये ध्यान रखिएगा, ये खर्चा है। और जो ये जुड़ेगा, जो जुड़ के जो बनेगा वो कितना निकलेगा, 125 है वो इनकम है। वो क्या है, इनकम है। 125 है वो इनकम है, जो ये लगाया था वो कितना है, ये खर्चा है, ठीक है। ये क्या है, खर्चा। तो ऐसे ही सवाल को हमें टैकल करना है। तो सवाल को परसेंटेज से अगर जो निकालें तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4। मतलब 4 रुपए अगर जो कंपनी ने लगाया तो 1 रुपया उसको फायदा हुआ। कंपनी की आय कितनी हुई, आय हुई 5 रुपया। कंपनी ने कमाया 5 रुपया और कंपनी का खर्चा कितना हुआ, 4 रुपया। तो खर्चा सवाल में कितना दिया है, 40 लाख दिया है। सवाल में कितना दिया है, 40 लाख। 4 की वैल्यू 40 लाख है, कितना गुना है, 4 की वैल्यू 40 लाख है तो फिर 10 लाख गुना है। कितना है, 10 लाख गुना है, ठीक है। अब 10 लाख गुना ये वैल्यू दे रखी है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 लाख जो है इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर आएगा। 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा,
50 लाख इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याएं ये दे रखी हैं, 4 और 9 और 4 दे रखी हैं, दूसरे को बाह्यता छूते हैं। जब भी बाह्यता छूते हैं दो वृत्त तो जो टेंजेंट होती है उसके बाद उभयनिष्ठ जो है शीर्ष डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √2, सॉरी गलत बोल दिया, √2 नहीं होता है, यहां पे होता है 2 √R1 R2, ठीक है। 2 गुणे R1 √R1 R2, 9 इंटू 4, 9 की वैल्यू 3 बाहर निकलेगी और 4 की वैल्यू जो निकलेगी वो 2 निकलेगी। 2 का 2 गुना 4 और 4 का 3 गुना 12। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा का एक क्वेश्चन है। 9 10 स्क्वायर प्लस 4 कॉट स्क्वायर का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। दोस्तों न्यूनतम मान कभी भी बताना हो और 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट हो, इसका अधिकतम मान तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, लेकिन न्यूनतम मान जब भी हम इसका निकालेंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं तो न्यूनतम मान निकालना संभव है। क्या होता है, √2 टाइम्स √AB, AB को मल्टीप्लाई कर दें, ये मिनिमम वैल्यू होती है। 2 का भाग लगाएंगे और 9 और 4, ये ऊपर वाला ही दिया गया है, 9 और 4 जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 3 इंटू 2, तो 2 का 2 गुना 4, 4 का 3 गुना 12, 12 जो है इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न देखिए, त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना 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 दिया रखा है, यदि सबसे लंबी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा के अनुपात क्या होगा। सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात क्या होगा। भाई कोण दिए रखे हैं और फिर क्या कह रहा है, भुजा का अनुपात निकालना है। हमें एक रूल पता है, साइन रूल पता है, उसमें साइन थीटा 1 अपान ए इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपान बी इज इक्वल टू साइन थीटा 2 3 अपान सी, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी से हम रेशियो से इक्वल दिया गया है, इसी से रेशियो निकालेंगे जाके। अगर जो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इनका जो रेशियो दिया है तो इनका अगर जो हम रेशियो निकालेंगे तो साइन थीटा 1, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है, कोण दिया है तो कोण का तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 की वैल्यू कितनी दी है, मतलब 180, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू मतलब ये कितना गुना दिया है, ये 30 गुना दिया है। कितना गुना है, 30 गुना, तो मतलब 1 की वैल्यू 30 है, तो फिर कोण कितने होंगे, 30 होगा, दूसरा वाला 60 होगा, तीसरा वाला 90 होगा। तीनों कोण हमने निकाल लिए, 30 60 90। इसमें सवाल में रखेंगे, जैसे ही सवाल में हमने इसकी वैल्यू रखी तो हमें क्या मिलेगा, साइड का रेशियो निकालेंगे अभी। तो साइन थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, किसी जब भी तीन वैल्यू इक्वल है तो किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 की वैल्यू जो निकलेगी वो a इंटू के निकलेगी। जो भी निकले साइन 30 की वैल्यू, यहां से साइन 30 की वैल्यू a/2 1/2 होती है, तो 1 इंटू के, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, मतलब रेशियो तब निकालेंगे साइड का। इसी तरह से b की कितनी निकलेगी, b के कितनी निकलेगी, b से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और k निकाल लेंगे, साइन थीटा 2। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 दे रखी है। जब भी 60 दे रखी होगी तो ये बनेगा √3/2, कितना होगा, √3। इसी तरह से ck निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ck। तो ck निकालेंगे तो ck की वैल्यू कितनी होगी, वो 1 आने वाली है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 आने लगी। रेशियो निकालना पहले और तीसरे का। अब डिफरेंस देख लें, तो अगर जो हमारा रेशियो निकलेगा तो ये रेशियो क्या निकला, 1 रेशियो √3 रेशियो और यहाँ पे 2, ठीक है, 1 रेशियो √3 रेशियो 2, ये वैल्यू निकला। हमें डायरेक्ट रेशियो निकालना है पहले और तीसरे का, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा ये वाली होगी, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, 1.732 होगी इसकी वैल्यू। सबसे बड़ी भुजा 2 है, सबसे छोटी भुजा 1 है, तो 2:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ऐसे करना बताया गया है, ऐसे करना बताया गया है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम आपके पास होता नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को क्या करें, बैठ के वहां पे प्रैक्टिस करें। आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, हमें पता है अगर जो एंगल 1 2 3 दिया है तो साइड का रेशियो क्या होगा, 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होगा।
तो दो मतलब सबसे बड़ी भुजा जो होगी लास्ट वाली, सबसे छोटी पहले वाली, तो 2:1 इसका आंसर होगा। बस ऐसे ही करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है x + 1/x = 1 दिया है, तो फिर इसका मान आपको बताना है। एग्जाम में इसका वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए कि x + 1/x = 1 है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि x³ की -1 होगा। x³ कैसे आया, पहले ये लोचा आपके दिमाग से हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे x लिखा है, x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा = x हो जाएगा। ये क्या बन गया, x² - x + 1 = 0। इधर कुछ नहीं बचा, इसमें x - 1 से मल्टीप्लाई कर दें, x + 1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, x + 1। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा x³ + 1³ = 0। तो ये बन जाएगा x³ = 1 माइनस का 1। ठीक है, x³ = -1। अब x³ -1 है तो -1 का मतलब यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, तो ये x³ का स्क्वायर होगा क्योंकि इवन पावर है। तो x³ मतलब ये अगर जो हम निकालेंगे तो x⁻9 बनेगा। तो x⁻9 मतलब क्यूब को स्क्वायर करना है, क्यूब को स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर इसमें भी 3 होगा, 3 इसमें भी होगा, x2 तो इसमें भी अगर जो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 आने वाली है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली, 1 आने वाली। भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3 चौके 12। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का आएगा। इसी तरह से 18 बनाना है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन पावर है तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो आंसर इसका क्या आएगा 3 इसका सही उत्तर होगा। अब करना कुछ नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए, बस खाली आपको आंसर ऐसा देखना है। जब भी x + 1/x दिया गया हो आपको कुछ नहीं करना है, खाली और खाली आंसर ही चेक करना है। क्या करना है, आंसर क्या चेक करना है। ये हमेशा x + 1/x दिया है तो वैल्यू इसकी क्या आने वाली है, वैल्यू इसकी 1 आने वाली है। क्या दिया है, वैल्यू 1। अगर जो यहाँ -1 है, यहाँ पे -1 आएगा मतलब x³ क्या होगा -1। अगर जो यहाँ पे वैल्यू दी हो -1, क्या दिया हो -1, तो फिर इसकी x³ की वैल्यू क्या आने वाली है, +1 आने वाली है। बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है और डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज है, विकर्णों की लंबाई इतनी दे रखी है, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। आपको नहीं लगता है कि एक समचतुर्भुज है मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी इसकी, और टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, एंगल जो होंगे आमने सामने के 180 डिग्री के होंगे। अब ये बात कह रहे हैं समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पे काटता है, ये तो आपको पता होना चाहिए पहले से। एक विकर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर और एक है 16 सेंटीमीटर, ये 16 वाला बड़ा है। तो विकर्ण जो भी बीच से कटते हैं तो फिर आधे आधे डिवाइड करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कितनी होगी 8 डिग्री होगी, ये भी कितनी होगी 8 डिग्री होगी, और ये इधर वाला कितना होगा, ये इतनी वाली आधी अगर जो डिवाइड करती तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। अब बताइए ये अगर जो 90 डिग्री है तो ये वाली इसकी कर्ण होगी, ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये आपको नहीं दिख रहा है 6 और 8, और ये किसका ट्रिपलेट है 8 का 8 गुना 6, 8 और 10, ये इसका ट्रिपलेट है। तो ये वाली भुजा क्या होगी 10। अगर जो ये 10 होगी तो समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं 10-10 की होंगी, चारों 10-10 की होंगी तो परिमाप कितना होगा 40। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं ए की कुल पूंजी का मतलब 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, बी अपनी पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। तो शेष पूंजी जो भी बचती है वो मतलब सी पूरे समय के लिए निवेश करता है, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो उनके बीच लाभों का अनुपात क्या है, मतलब पूंजी एक ही है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा ए निवेश करता है, उसका कुछ हिस्सा बी निवेश करता है, उसका कुछ हिस्सा सी निवेश करता है। समय का अंतर दिया है, समय भी दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम दे रखी है। क्या दे रखी है, दोनों वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम दे रखी है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते 1/3 और 1/4 के जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम है 12। क्या हम ये नहीं कर सकते हैं
कि 12 यूनिट पूंजी है, 12 पूंजी है और 12 समय ही है, 12 समय है और 12 ही पूंजी है। ये हम कर सकते हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पूंजी कितनी है? 12। 12 में से 1/3 हिस्सा किसने निवेश कर लिया? ए। तो 1/3 12 का कितना होता है? 4। कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। तो 1/3 12 का कितना होगा? 4। समय भी 4 है, पूंजी भी 4 है, इनका रेशियो क्या आएगा? 16। अभी रेशियो नहीं, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 16। इसी तरह से बी की जो पूंजी का 1/4 है, 1/4 की वैल्यू 12 का 1/4 होता है 3। ठीक, उसके बाद में दूसरी पॉइंट 1/4 समय है, तो समय का भी अगर जो हम निकालेंगे तो समय कितना निकलेगा? वो भी 3 निकलेगा। तो फिर अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 9। ठीक है, वैल्यू कितनी आने वाली है? 9। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं जो सी है वो पूरी समय के लिए पूंजी निवेश करता है। अब ए की पूंजी बी की पूंजी की का मतलब हम निकाल लिए थे, ए की पूंजी 4, बी की पूंजी 3, तो इनका जो मतलब सम हुआ वो कितना था? 7। अब शेष पूंजी कितनी बची होगी? 12 में से 7 बटा देंगे तो 5, तो ये 5 पूंजी बची होगी। इसको कौन निवेश कर रहा होगा? इसको निवेश करेगा हमारा सी। तो सी ने कितने समय के लिए लगाया? 12 समय, तो कितना निकलेगा? 60। तो रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो निकाल लीजिए ऐसे ही। तो रेशियो निकालेंगे तो 16:9:60 कटेगा तो है नहीं, तो 16:9:60 कहीं पे दिख जाए यही आंसर, 16:9:60 ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम चलते। 97 नंबर का, 30 छात्रों का औसत अंक 65 है। ठीक, 30 छात्र हैं जिनके औसत अंक दिया है 65। उसमें 2 छात्रों को गलत अंक के लिए 38 और 47 के स्थान पर इतने और इतने पढ़ लिया गया और सही औसत ज्ञात कीजिए। 30 छात्र थे, 30 छात्र थे, उनका औसत कितना है? उनका औसत 65 दिया गया। कितना है? 65। उसके बाद में कह रहे हैं 2 छात्रों को गलती से 38 और 47 के स्थान पर 83 और 74 पढ़ लिया गया, तो औसत सही औसत क्या होगा? ये 65 औसत निकला है, गलत औसत है। देखिए यहां पे जो पढ़ी हुई संख्या थी वो 30 थी, ठीक है, और संख्याएं 2 हमने बढ़ाई हैं। कितनी बढ़ाई हैं? 2। तो औसत में कमी हमें बताना पड़ेगा, कितनी कमी है कितनी ज्यादा, क्योंकि संख्याएं हमने ज्यादा बना ली है। तो 38 की जगह हमने 83 पढ़ लिया। ठीक, 38 की जगह 83 पढ़ लिया, तो हमें इसमें से पता करना पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा है। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये 45 ज्यादा है। 38 में 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 83 आएगा। ये 45 संख्या जो है हमने ज्यादा पढ़ लिया। अगली बात ये इन्होंने ये फिर कहा है कि 47 की जगह 74 पढ़ लिया, तो 24 50 से आगे 24 ज्यादा है और इधर 3 कम है, तो कितना मतलब ज्यादा हमने पढ़ लिया? 47 हमने मतलब सॉरी 27 हमने जो है वो ज्यादा पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया? 27 ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, 7 और 7 14 मतलब 27 ज्यादा पढ़ लिया। टोटल कितना ज्यादा हमने पढ़ा है? कुल ज्यादा पढ़ा है मतलब 72 वैल्यू हमने ज्यादा पढ़ लिया। 45 में 27 जोड़ोगे 72 आएगा। अब 72 हमने किस पर ज्यादा पढ़ा है? 30 संख्याओं पर ज्यादा पढ़ा है, सॉरी 30 छात्रों पर ज्यादा पढ़ा है। 30 से डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे जैसे ही 3 का 2 गुना 6 होता है और 24 आ जाएगा, 24/10 आ जाएगा। तो ये कितना हमने ज्यादा पढ़ा है? 2.4 ज्यादा पढ़ा है, 2.4 ज्यादा पढ़ा। औसत में 2.4 की कमी कर दो, औसत में 2.4 की कमी करोगे तो 62.6 इसका सही उत्तर आएगा। कितना आएगा? 62.6। अरे भैया इसे 4 में से घटा दो। किस में से घटा दो? 4 में से घटा दो। 4 में से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, नहीं तो 3 में से घटा दो। 3 घटाएंगे, 3 में से घटाओ, 4 में से नहीं 3 में से घटाओगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आ गया क्या? 0। तो 62 बचेगा, 3 घटाएंगे 62.6 इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का योग मतलब 120 है, उनका मासा एक मतलब 15 है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं? पेयर कितने संभव? देखिए 2 संख्याएं कितनी हैं, मान लेते हैं एक संख्या थी 15A, दूसरी संख्या थी 15B। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि संख्याओं में जो है 15 कॉमन है, तो इसलिए 15 इंटू ए कर दें, 15 इंटू बी कर दें। ठीक है, ए और बी, तो हमें इन दोनों को अगर जो हम जोड़ेंगे तो यहां से तो 15 कॉमन आ जाएगा और बचेगा a प्लस बी। यही किसके बराबर है? 120 के, मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ 120 के बराबर है। इससे हम इसको काट दें
तो 15 अट्ठे 120, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, a प्लस बी की वैल्यू आने वाली है 8। ठीक, a प्लस बी 8 आ गया। आपको यहाँ पे को प्राइम, ये दोनों नंबर जो होनी चाहिए वो को प्राइम होनी चाहिए, मतलब प्राइम फैक्टर नहीं होने चाहिए। प्राइम होंगे तो फिर एचसीएफ जो होगा वो 15 नहीं होगा, 15 से बढ़ जाएगा, इसलिए हमको इनको को प्राइम बताना पड़ेगा। तो को प्राइम क्या है, एक होगा, या तो एक ले लीजिए या तो 7 ले लीजिए। 2 और 6 में 2 कॉमन हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। या 5 ले लीजिए, अगला क्या हो सकता है, या 5 ले लें या 3 ले लें। ठीक है, तो इनको इधर इधर उधर पलट के लिख सकते हैं। ए की वैल्यू या तो 7 हो जाए, तो इसी तरह से 7 हो जाए, बाकी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी। 2 और 3 तो हमने चेक ही कर लिया, या तो 1 और 7 हो जाए, ठीक है, 7 और 1 हो जाए, या 3 और 5 हो जाए, यही पॉसिबल है। तो कितनी वैल्यू टोटल पॉसिबल है, 1 2 3 4। ठीक है, ए और बी की वैल्यू इधर उधर करके हमें कुल संख्याएं पेयर जो कितने पॉसिबल हैं वो 4 पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात 16:9 है। यदि 75% लड़के 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। जो भी फेल हुए हैं उनका परसेंटेज आपको बताना है। कैसे करेंगे सवाल में, देखिए यहाँ पे दिया गया है 75% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हो गए होंगे, 25%। अब 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो आती है 1/4, मतलब 4 अगर जो कुल लड़के हैं तो फेल कितना हुआ, 1 लड़का फेल हुआ। इसी तरह से लड़कियों की संख्या निकलेगी 20%, मतलब 20% लड़कियां फेल हैं, 80% अगर जो पास हैं, तो फिर इनकी वैल्यू निकलेगी 1/5। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मतलब 5 लड़कियां हैं तो फेल कितना हुआ ये। लेकिन लड़कियां यहाँ पे कितनी दी रखी हैं, सवाल में जो लड़कियां दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, वो 16/9 दे रखी हैं। हमें ये वाली वैल्यू देखना है, नीचे की वैल्यू, ये लड़के हैं टोटल, तो ये 4 का मल्टीपल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इसको बनाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 16 पंजे 80 और यहाँ पे 9 पच्चे 45, मतलब 45 लड़कियां हैं, 80 लड़के हैं। अगर जो 4 की वैल्यू 80 है तो फेल कितने हुए, फेल हुए 20, मतलब फेल लड़के कितने हुए 20। अरे 20 जो एक लड़का फेल हुआ है, तो 4 की वैल्यू 80 है तो कितने गुना, 20 गुना। 1 की वैल्यू 20 गुना है तो 1 की वैल्यू 20 गुना लिख दिया। 5 अगर जो लड़के हैं तो 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9 गुना निकलेगी। ठीक है, 9 पचे 45, तो फिर फेल कितने वाले होंगे, 20/9। कुल फेल कितने हुए, कुल फेल कितने हुए, कुल लड़के और लड़कियां कितने फेल हुए, 9 और 2, ये 29 फेल हुए। ठीक है, 29 फेल हो गए, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, अब 45 है, 80 है, इसमें जोड़ेंगे तो ये कितने निकले के आएगा, 125 निकल के आएगा। ठीक है, 80 में 45 जोड़ दो भाई, कितना निकलेगा, 125। कितने पे फेल, कितने पे हैं ये 100 पर फेल है भाई, 100 पर फेल है, तो 125 का इससे डिवीजन ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 125 को अगर जो 8 बार कर दें हम, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू ये 1000 बन जाएगी। ठीक है, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वैल्यू ही बनाना है, चाहे तो काट दीजिए, तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 पंजे 125। ठीक, अब ये 29 का 4 गुना कर लेते हैं, 29 का 2 गुना 58 का 2 गुना कितना होगा, मतलब 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116। ठीक है, 58 का 2 गुना 116 हो गया, और मतलब पूरा 4 टाइम किया, और यहां से कट के क्या आया नीचे 116 5। अगर जो 2 से इसको गुणा कर दें ऊपर नीचे तो 10 बन जाएगा, क्योंकि हमें डेसिमल में ले जाना है, तो यहाँ 10 बन जाएगा। और ऊपर का मल्टीप्लाई करें, 116 का 2 गुना 232। ठीक है, 232। अब पॉइंट 0 नीचे से हटाएंगे तो ये 23 पॉइंट कितना निकलेगा, 23.2% जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है नहीं दोस्तों, है दे रखे हैं 50 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल में अंत में शून्य आने वाले संख्याओं की मतलब कितने जीरो होंगे। भाई जितने बार 5 होगा उतने बार जीरो होंगे, जितने बार क्या होगा 5 होगा उतने बार क्या होने चाहिए, जीरो होंगे। तो पहली बार 5 तो 5 ही होगा,
अगली बार 10 में 5 होगा, फिर 15 में 5 होगा, फिर कितना होगा 20 में 5 होगा, फिर 25 में 2 5 होंगे, 25 में 2 5 होंगे, फिर कितना होगा 30 में होगा, फिर 35 में होगा, फिर 40 में होगा, ठीक है, फिर कितना होगा 46 में होगा, फिर 45 में होगा, फिर 50 में होगा। ठीक है, सबको गुणा किया जाए, 50 में 2 5 होंगे, एक 10 वाला 5 और एक 5 वाला, तो यहाँ पे 2 5 बढ़ जाएंगे, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो थे ही, 25 में एक और बढ़ा, 50 में भी एक और बढ़ा, तो कुल कितने बढ़ गए 12 5 12 जीरो जो है वो 12 जीरो आने चाहिए। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।